क्वेश्चंस आ गए हैं और कमेंट करके बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। तो नॉर्मली यहाँ पे पूछा गया अंश के प्रकार बताना है, यानी टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स बताना है। कितने प्रकार के शेयर होते हैं? 4, 3, 2 और 5। तो मेनली जो शेयर्स के टाइप होते हैं वो आपको 2 होंगे, एक इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, और सेकंड आपको प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, इसे समतान हिंदी में कहते हैं और इसको हम लोग पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं और ऐसे समानता 2 ही प्रकार के आपके होते हैं। कहीं कहीं पे 3 भी देखा जाता है कि शेयर को 3 प्रकार के, तो उसको स्वीट इक्विटी शेयर जो आपका है, स्वीट इक्विटी शेयर भी वो भी लेते हैं, तो 3 टाइप्स के आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। कहीं कहीं पे आपको 3 भी आता है, तो स्वीट इक्विटी शेयर्स को लेते हैं। ठीक, स्वीट इक्विटी शेयर्स। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम लोग। क्षतिपूर्ति अशुद्धियां मिलान करने को प्रभावित करती है। अब आपको बताना है कंपनसेटरी एरर है, तो इसको मिलान को प्रभावित करते हैं वो बताना है। तलपट को प्रभावित करती है, बैलेंस शीट को, लाभ हानि खाते को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा किसी को ये प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि जो भी अशुद्धियां हुआ है वो क्या हो गया, कंपनसेट हो गया, एक दूसरे से छिप चुका है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके एक्स के अकाउंट में क्रेडिट करना था 10 रुपया, लेकिन क्या कर रखे हैं, बाई के अकाउंट में क्रेडिट कर रखे हैं। करना था इसके पास लेकिन कर दिए हैं यहाँ, तो क्या है, क्रेडिट साइड में 10 का 10 है। ठीक है, तो इसलिए किसी को प्रभावित नहीं करता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आएंगे और बताइएगा अग्रिम प्राप्ति आय होती है, यानी एडवांस एडवांस अर्निंग जो इनकम आपको है वो आपको क्या होती है, एक संपत्ति है, एसेट्स है, या एक आय है, एक दायित्व है, उपयुक्त में से कोई नहीं। था आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि अग्रिम प्राप्ति एडवांस रिसिप्ट इनकम जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा। क्योंकि जो एडवांस में आपको क्या मिल गया है, कोई इनकम मिल गया है जो आगे होने वाली है, आगे आने वाले समय में। तो आगे आने वाले समय में के लिए आपको मिला तो आपके लिए वो दायित्व है ना। मान लेते अभी 24 चल रहा है, 25 का कोई एडवांस आपको दे रखा है, तो आपके लिए वो दायित्व हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखते हैं। एक नए प्लांट की स्थापना पर भुगतान की गई मजदूरी को डेबिट करना चाहिए। अब आपको बताना है कि एक नई प्लांट बनानी है, ठीक है, एक बना हुआ है, उसको क्या करना, इंस्टॉलेशन करनी है। तो इस पे वेजेज कॉस्ट यानी जो मजदूरी कॉस्ट है वो किस में हम लोग डालेंगे, मजदूरी खाता में डालेंगे, ब्रोकर खाता में, प्लांट खाता में, ऊपरी में से किसी में नहीं। तो आपको पता है कि किस में जाएगा, प्लांट खाता में आपको चला जाएगा। वेजेज जो यहाँ पे है, किसी प्लांट को इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो प्लांट के अंतर्गत ही आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हरित अंश यानी ऑफिस शेयर के पुनर्निर्गमित करने पे लाभ को हस्तांतरित किया जाता है समान संचय में, पूंजी विमोचन संचय में, पूंजी संचय में, लाभ हानि खाता। जल्दी से कमेंट करके बताइए, कोई भी शेयर्स को आप फॉरफीच करते हैं, जब्त कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, री इशू कर लिए। जब री इशू कर लेंगे उस पर कोई लाभ होता है तो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप का ये है, सॉरी पार्टनरशिप का, शेयर्स फॉर फीचर्स का है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, जो भी शेयर्स को यदि आप जब्त करते हैं उस पर लाभ होता है तो हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से कमेंट करके बताएं। कल भी इस पे हमने डिटेल में आपको बता रखा है, यदि लाभ बिक्री का 25% है तो लागत का कितना होगा। तो ये दिया हुआ बिक्री का 25%, यानी 25 चौके 100, 1/4 है। तो नीचे वाले को हमने बता रखा है बिक्री होगा और ऊपर वाले आपको लाभ होगा। 1 रुपया लाभ है, 4 रुपया का बिक्री था, तो कितना का कॉस्ट हो जाएगा, 3 रुपया का हो जाएगा।
लाभ तो एक का एक ही रहेगा 1/3। कौन सा? डी ऑप्शन। इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर लेंगे भिन्न को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार कराए किए गए प्रतिफल के भुगतान को निम्नलिखित में से किसको देय होगा। अब आपको बताना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 दिया हुआ है, लेखांकन प्रमाण इसको हम लोग इंग्लिश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। 14 के अनुसार कराए प्रतिफल का भुगतान निम्नलिखित में से किसी एक को देय होगा, ये बताना है। अंशधारी, ऋण पत्रधारी को, ऋण पत्रधारी, ऋणदार को, अंशधारी और ऋणदार को। ध्यान रखिएगा एकीकरण की बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। इसमें आपको ध्यान में रखना है जो भी पेमेंट करना है वो हमको किसको करते हैं? अंशधारी को पेमेंट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए तो डी ऑप्शन आपको राइट आएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा, पूंजी में कमी हेतु अनुमति आवश्यक होते हैं। अब बताना है पूंजी में चेंजिंग के लिए किसकी अनुमति? केंद्र सरकार के न्यायालय की पूंजी में कमी हेतु अनुमति की आवश्यकता होती है। अब आपको पूंजी है वो आपने को क्या करना है? पूंजी में कमी हेतु अनुमति आपसे किससे लेना है? केंद्र सरकार से लेंगे, न्यायालय से लेंगे, पूंजी निगम नियंत्रक बोर्ड या कंपनी लॉ बोर्ड से लेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तो अनुमति के लिए हम लोग न्यायालय से लेते हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एमके एजुकेशन ग्रुप के नाम से आपको पीडीएफ है वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। बताइएगा लाभांश तब देय होगा जब यह संचालकों को संतुष्टि हो, अंशधारियों द्वारा मांगा जाए, संचालकों द्वारा संस्तुत हो और अंशधारियों द्वारा अनुमोदित हो, लेनदारों द्वारा मांगा जाए। तो बताना है डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड कब दे होगा? जब ऑपरेटर्स यानी संचालक, जो संस्था के संचालक है वो संतुष्टित हो और अंशधारियों द्वारा कुछ क्या किया गया? अनुमोदित किया गया। तो सी ऑप्शन आपको राइट आंसर है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे अब हम लोग आ गए हैं। अब बताना है आपको अंतिम रहतिया का मूल्य यानी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन आपको 72,000 था। अग्नि बीमा पॉलिसी की राशि 63,000 रुपया है तथा स्कंद की वास्तविक हानि आपको 54,000 रुपया थी। पॉलिसी में औसत बाकी व्यवस्था थी। दावे की राशि ज्ञात करें। यहाँ पे देखिएगा कितना आप क्लेम करेंगे वो आपसे पूछा गया। पहला तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब आपके पास एक संस्था है उसमें स्टॉक आपको 72,000 रुपया का था, आपने पॉलिसी 63,000 रुपया कर रखा था। किसी कारणवश आपकी वास्तविक हानि हो गया, किसी कारणवश जैसे आग लग गया जो भी है, और उस समय जो वास्तविक हानि 54,000 का, तो आप दावा कितना का कर सकते हैं? कंपनी से जो बीमा पॉलिसी है उससे मांगेंगे कितना? 54,000 ही मांगेंगे। ठीक है, देगी वो तो कम होगी क्योंकि जो अनुपात के रेशो में देगी का अलग बात है। यहाँ पे दावे पूछा कि क्लेम की राशि ज्ञात कीजिएगा, तो क्लेम की राशि 54,000। यदि आपको पूछ देता कि कितना राशि कंपनी देगी, जो पॉलिसी कंपनी है वो कितना राशि देगी, तो एक्चुअली जो अमाउंट आपका है वो मिलने वाला कितना है? 63,000। कितना? 63,000 का कितना पे? 72,000 के वैल्यूएशन पे अनुपात में निकलेगा ना। आपने जो पॉलिसी करा रखी 63,000 की करा रखी थी, ठीक है, और स्टॉक 72,000 का है, गुने कर देंगे जितना का वास्तविक आपको हानि हुआ 54,000। ठीक है, तो आपको आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 7520। ऐसे ये निकल गया। जो बीमा कंपनी है वो आपको अमाउंट देगी, क्या करेगी? अमाउंट आपको देगी, लेकिन आप क्लेम कितना करेंगे? क्लेम करेंगे जितना का आपको हानि हो रहा है। आप कोशिश करेंगे ना कि मैक्सिमम जो हानि हो रही है वो हम प्राप्त करें। ठीक है, तो आप क्लेम करेंगे बट देगी कंपनी आपको कम। यहाँ पे पूछा गया था क्लेम की बात, तो जितना कहानी हो उतना हम मांगेंगे कंपनी से, देने वाली बात है वो आगे देखा जाएगा। क्वेश्चन में आएगा तो वो बनाइएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा, साझेदारी फंड का एकीकरण होने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ। अब बताना है कि पार्टनरशिप फंड को क्या करना है? एकीकृत कर रहा है, यानी जो एसेट्स और लायबिलिटी है उसका हम लोग रिवैल्यूएशन होते हैं, तो उससे जो लाभ होगा वो कहाँ जाए? साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट करेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट करेंगे, नई फर्म के लाभ हानि में क्रेडिट करेंगे, और इनमें से कोई नहीं। तो दो कंपनी थी वो एक साथ मिल रही है, उसकी जब लायबिलिटी और एसेट्स को रिवैल्यूएशन करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा वो साझेदार की पूंजी में हम लोग क्या करेंगे?
क्रेडिट करते हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। तो बी ऑप्शन राइट है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बताइएगा डिप्रिसिएशन के अंतर्गत हिसाब में लाया जाता है। अब बताना है कि डिप्रिसिएशन के अंतर्गत अब किसको हिसाब में लाते हैं? संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी, संपत्ति की उपयोगिता में होने वाली कमी, संपत्ति के अपरिचालन से होने वाली कमी, या संपत्ति के टूट फूट से होने वाली कमी। ठीक है। और एक और ऑप्शन अगर रहता एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, कौन सा ऑप्शन होगा? एक से अधिक हो। नॉर्मली ऐसे है तो डी ऑप्शन मानेंगे, लेकिन एक से अधिक आपको बीपीएससी में आएगा तो एक से अधिक मानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। यदि औसत वसूली अवधि 15 दिन है और औसत पुस्तकीय प्राप्ति 45,000 है तो कुल वार्षिक उधार बिक्री क्या होगा? तो कुल वार्षिक उधार बिक्री बोल रहा है तो आपको फॉर्मूला इसमें याद होगा, औसत वसूली अवधि इज इक्वल टू प्राप्तियां बटा उधार बिक्री। बिक्री, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है औसत वसूली अवधि कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं 15 इजिकल टू प्राप्तियां कितना दिया हुआ? 45,000। अच्छा, गुना 360। ध्यान रखिएगा 360 365 नॉर्मली 360 पे हम लोग बनाएंगे। 45,000 बटा क्रेडिट, क्रेडिट सेल है, ठीक है, और गुना 360। यहाँ से काट देंगे 5 का 15 यानी 3,000 और इसको गुना करेंगे 3 0 1 4 0 छोटी 18 छोटिया 18 1 9 1 10 यानी 10,80,000 आ जाए। कितना जाएगा? 10,80,000। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है। फॉर्मूला इसमें सिर्फ याद रखना था, औसत वसूली अवधि बराबर टोटल प्राप्तियां बटे उधार बिक्री इंटू 360 या 360 365 भी कभी कभी रहता है। नॉर्मली 360 पे लेकर बनाएंगे तो आसानी से कर जाते हैं। ठीक है, 360 को लेके चलेंगे, 365 भी फॉर्मूले में दिखते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 40। बताइएगा प्राप्तियां शब्द जो रिसीवेबल्स शब्द में सम्मिलित होता है केवल व्यापारिक लेनदार, केवल व्यापारिक देनदार, व्यापारिक देनदार एवं प्राप्तियां या व्यापारिक लेनदार एवं देनदार। तो बताइएगा प्राप्त आपको करना है तो देनदार एवं प्राप्त बिल को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यानी डेटर्स एंड बिल रिसीवर को इंक्लूड करते हैं। क्लियर? रिसीवेबल में किसको किसको हम लोग लेते हैं? डेटर्स और बिल रिसीवर को, डेटर्स एंड बिल रिसीवर को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 15। बताइएगा कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता। अब बताना है कोई भी कंपनी है उसके प्रीफरेंस शेयर्स को हम लोग रिडीम नहीं कर सकते हैं एट मूल पे, एट प्रीमियम पे, पे और अंकित मूल पे। तो हमने चैप्टर्स आपको पढ़ाया है उसमें अच्छे से बता रखा। कोई भी कंपनी को रिडीम करना मान लेते हैं तो कि ये आप हैं और ये आपकी किसी की कंपनी है। ठीक है, आपने एक प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा 100 रुपया का, ठीक है, कंपनी से। ठीक है, अब 5 साल बाद ना 5 साल बाद आपको इसको 90 रुपया देने के लिए कहेगा तो क्या इस शेयर को आप इस प्रेफरेंस शेयर खरीदते? नहीं खरीदते। मतलब डिस्काउंट पे हम लोग इसको रिडीम नहीं कर सकते हैं। माने भुगतान जो करना है, शोधन करना है, वो हम लोग डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। कोई भी आप कहीं से भी कोई चीज खरीदिएगा उससे आपको कम बाद में अमाउंट मिलेगा तो वो परचेज ही नहीं करेंगे। इसीलिए आपको है जो पूर्वाधिकार अंश है उसको रिडीम हम लोग डिस्काउंट पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लासेज में क्वेश्चन नंबर 16 से आएंगे। ठीक है, बाय बाय। कोई भी कमेंट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। टेक केयर से, बाय।